हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आपके सामने एक स्क्रीन पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उसके आंसर भी दिख रहे हैं। तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक, इसमें ये आप लोग ये बस खाली इलाहाबाद जो हम आपको आज कराने जा रहे हैं, खाली अगर आप इतना एग्ज़ाम में करके चले जाएंगे, लगभग हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी क्वेश्चंस लगभग सभी सब्जेक्ट के कोशिश करेंगे कि करवा दें। ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम सॉल्व करा दें। ठीक है, अगर आप लोग इतना ही करके चले जाएंगे, जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज पॉलिटी की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक, उसमें पहला क्वेश्चन आपकी पहला जो भी है वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर वो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था। किसकी बात हो रही है? भारत में जो है एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? रेगुलेटिंग 1773 का एक्ट था। हम लोग बहुत तेजी से चलेंगे, ठीक है, फास्ट, जिससे रिवीजन क्लास है तो रिवीजन तेजी से हो सके। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1774 ईस्वी में। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? 4 थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, अधिकतर वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया है? प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया है वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस जो है वनडे एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये क्वेश्चन काफी पुराना हो चुका है तो इसके पूछे जाने की भी संभावना बहुत ही कम ही है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया क्योंकि कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना कम है। ठीक, इसी तरह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहां पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कहां पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इसका आंसर पता भी रहा होगा, जिसको नहीं पता रहा होगा कोई बात नहीं, लिख लेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, आइए अगला क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1773 एक्ट में पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी थी? 4 थी। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। क्या? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश मिला के मुख्य जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4 थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय क्या है? सिविल, आपराधिक और नौसेना मामलों में। ठीक है, सभी मामलों में, सिविल, आपराधिक और कौन से मामलों में? नौसेना मामलों में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती है कहां पर? प्रीवी काउंसिल में। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? किस अधिनियम को पारित किया गया था? 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन सा? 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसकी? एक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। किसके? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना। किसके? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था?
तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कौन सा अधिनियम? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस जिस क्वेश्चन पर हम टिक लगा दे रहे हैं उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से 2-3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किस संस्था की स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मॉडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का इससे बाहर नहीं जाएगा, कोशिश करेंगे हम आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किसके? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किसके द्वारा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था इसका उत्तरदायित्व। 1784 अगला है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी किसके द्वारा? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थी। किसके पास थी? कंपनी के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थी। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पहुंच रहे हैं अधिनियम 1786 में पहुंच गए हैं। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था किसके द्वारा? 1786 के अधिनियम में। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? 1786 के अधिनियम में प्रदान किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई है? प्रधान सेनापति की शक्तियां 1786 के अधिनियम से प्रदान की गई हैं। किसके? 1786 के अधिनियम से। चलिए 1786 के अधिनियम में 2 क्वेश्चन था। चार्टर एक्ट 1793 पे हम लोग पहुंचते हैं, ठीक। चार्टर एक्ट 1793 में क्या है? चार्टर एक्ट 1793 के तहत, चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मॉडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? 1793 का चार्टर अधिनियम। किसके द्वारा? 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में, कहां पर, किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को, किसके? परिषद के असैनिक सदस्य को परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। चार्टर अधिनियम 1793। कौन सा अधिनियम? चार्टर अधिनियम 1793। अगला है किस अधिनियम के द्वारा, किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा, चलिए किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई? 1773 का चार्टर अधिनियम। किसके द्वारा? 1773 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक। अगला है किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार का छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? तो किसके द्वारा? 1813 के चार्टर के द्वारा, ठीक। ध्यान दीजिएगा। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई, चार्टर एक्ट 1813। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च, किसका? 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया है? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन, किसके? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा। किसके द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
चार्टर एक्ट 1833 पे हम लोग पहुंचते हैं। क्या है चार्टर एक्ट 1833? आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा समाप्त कर दिया गए थे। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। वह चार्टर जिसने बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त कर दिया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 की किस धारा में उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मत, धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? किसके तहत? धारा 87 के तहत। तेजी से चलेंगे हम लोग, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो लंबे लंबे हैं लेकिन थोड़ा तेजी से चलेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सकें। चलिए, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को, ठीक है, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? दास प्रथा चार्टर एक्ट 1833 में, ये ध्यान दीजिएगा, अधिकतर पूछ लिया जाता है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप में, ठीक है, का प्रावधान है किसमें? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा था। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? पहला विधि विशेषज्ञ किसको? मैकाले को नियुक्त किया गया। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया था। किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? 1800 किसके द्वारा? आइए, किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए, किसके द्वारा? सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में 1854 में एक समिति की स्थापना हुई। कौन सी समिति? मैकाले समिति। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। किस राजलेख के द्वारा, चलिए अगला है, किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी, यह है, के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? किसके द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? किसके द्वारा? 1853 के अधिनियम के द्वारा बना दिया गया था। क्लियर है? 1853 के अधिनियम के द्वारा बना दिया गया था। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1858 पे चलते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द वेटर, ठीक है, एक्ट फॉर द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? 1858 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1858 ईस्वी में, 1858 में पारित किया गया। क्लियर? चलिए, अगला है किस अधिनियम द्वारा शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यह भी पूछा गया है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, कब? 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा है? वायसराय कहा जाने लगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यह भी पूछ सकता है, ठीक। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया, ठीक। किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल, किस अधिनियम द्वारा जो है निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा।
1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था। किसके लिए 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था? 15 सदस्यीय भारत परिषद का। किसका? 15 सदस्यीय भारत परिषद का उपबंध किया गया था। ठीक, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, वो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अधिकतर वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर रिपीट हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें किसका? 15 सदस्यीय भारत परिषद की बात हो रही थी। ठीक, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। किसका? उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? 1861 का अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा? 1861 के अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया था भारतीयों को। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? वायसराय को दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ सकता है ऑप्शन चेंज करके, इसलिए ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, चलिए अगला क्या है? किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा शुरुआत की गई। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की। किसकी? लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की है विभागीय प्रणाली की। लॉर्ड कैनिंग ने किसकी शुरुआत की है? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा? 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी बंगाल में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर थी? बंगाल में 1862 ईस्वी, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत 1866 और पंजाब 1897। वायसराय की कार्यकारी परिषद नेक्स्ट है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था विधि सदस्य को। किसमें? 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था विधि सदस्य को। क्लियर? वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था। भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो एवं विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने मद्रास तथा बंबई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण, ठीक है,
किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई की विधान, एक मिनट, किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला है 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पे चलते हैं। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16। कितना? न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 मनोनीत किए गए। बंबई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य, न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बंगाल प्रांत की परिषद में, चलिए अगला है, बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? अधिकतम 20 सदस्य। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? कितना निर्धारित कार्यकाल था? 2 वर्ष था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा आप लोग तुरंत कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई? परोक्ष निर्वाचन रीति अपनाई गई थी। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। पूछ सकता है क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल वायसराय की पूर्व स्वीकृति। किसकी? गवर्नर जनरल और वायसराय की पूर्व स्वीकृति। चलिए अगला है, आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था। नेक्स्ट है 1892 के अधिनियम के अधीन, किसके? 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त किसके? 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। विश्वविद्यालय, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदार आदि को सिफारिशों पर 1892 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद और गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? प्रांतीय परिषदों को गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाला व्यवस्थापिका सभा केंद्रीय तथा प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी? परामर्शदात्री परिषदों जैसी नेताओं के नेतृत्व करता थे। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति परामर्शदात्री परिषदों जैसी। ठीक। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से, कौन सा? 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से
जाना जाता है? वनडे एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ? जनवरी 1910 में लागू हुआ था। ठीक। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई थी? 60 सदस्य कर दी गई थी। कितनी? 60 सदस्य। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में कुल कितने सदस्य थे? 69 सदस्य हैं। वायसराय में कुल कितने सदस्य? 1909 के अधिनियम में वायसराय की परिषद में कुल कितने सदस्य थे? 69 सदस्य, 69 सदस्य। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा लागू की गई थी। ठीक। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन, किसमें? सामुदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा जो है भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1909। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन सुविधाएं प्रदान की थी। किसने? लॉर्ड मिंटो ने। ठीक। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? मिश्रित निर्वाचन मंडल की। किसकी? मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम व्यवस्थापिका सभा रखा गया, इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 रखा गया। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार किसका? सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष एटी अरुंडेल कौन थे? एटी अरुंडेल थे। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में, किसमें? प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार पर अधिनियम किसका? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तेजी से खत्म करते हैं। ठीक है। कई सारे क्लासेस में आप लोगों को ये मिलेगा। कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कई सारे क्लासेस अपलोड करें। अभी तो आज छोटी क्लास रहेगी, फिर इससे फिर बड़ी। ठीक है। 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। 1909 के परिषद के कानून के विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी। विधायी परिषदों को में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 पे हम लोग पहुंच गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री क्या थी? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। भारत सरकार अधिनियम 1909 का उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट है सब। भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1909 का उद्देश्य क्या था? भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। क्लियर है?
चलिए, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास अच्छी लग रही होगी आप लोगों को तो। चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।